एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये दे रखा हमें कि मान लो यहाँ पे एक कार्ट है या ट्रॉली जो भी मान लो, इसका मास दे रखा है कितना, कैपिटल एम, और ये एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ढंग से देखना आप लोग कि यहाँ पे एक कार्ट है जिसका मास दिया हुआ है कैपिटल एम, और ये एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ये एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पे हमने एक स्मॉल एम मास को v नॉट वेलोसिटी दे दी है। कितनी? v नॉट वेलोसिटी दे दी है, और ये रफ सरफेस है। ये कैसा है? रफ सरफेस है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दे रखा है म्यू के बराबर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है? म्यू दे रखा हमें। सवाल समझ आया? पहले सवाल ये है, पहले एक बार देखो ये डायग्राम, ये चीजें क्लियर हुई? फटाफट बोलो, इतना सभी को क्लियर है? हाँ है ना? अब एक बात देखो, सवाल ये पूछा है कि हमें मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग पूछा है। क्या पूछा है? कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सवाल हमें ये दिया हुआ है कि हमें इस वाले पार्ट में कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग पूछ रखा है भाई। ठीक है, दोनों फ्रेम से कर लेते हैं हम लोग मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग। एक बार सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्रेम से करेंगे सबसे पहले, उसके बाद सेंटर ऑफ मास मास वाले फ्रेम से। दोनों में मैंने कैसे अप्लाई करना है, मोमेंटम कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, वो सारी चीजें मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो फर्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं कि जब ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम अगर हम लोग करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर हम ग्राउंड के फ्रेम में अगर करें तो क्या होगा। तो देखो यार, ग्राउंड के फ्रेम में अगर हम करना चाहते हैं तो एक बात सोचो, ये रिलेटिव स्लिपिंग जो बोला है ने, ये क्या हो रहा है कि पहले एक बार देखो, जैसे ही मैंने इसको वेलोसिटी v नॉट दी तो क्या इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इसके ऊपर आगे? हाँ या ना? पहले ये बताओ, बिल्कुल सारी चीजें एक एक समझ, एक हर एक चीज समझना अपने को। बिल्कुल यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इस पे फ्रिक्शन आगे, तो क्या ये भी मूव करना शुरू कर देगा क्या? ये बताओ, जो कैपिटल एम मास का जो कार्ट है, क्या वो भी मूव करना शुरू करेगा? करेगा भाई, फ्रिक्शन लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो वो मूव करना शुरू करेगा। तो अब एक बात सोचो, स्टार्टिंग में तो ये तेज चल रहा होगा, ये धीरे धीरे चलेगा तो स्लिप होना शुरू होगा। एक समय आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी घटेगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। हाँ कि ना? और जब दोनों की वेलोसिटी सेम, उस समय अब फर्दर कोई स्लिपिंग नहीं होगी। यही होगा कि पहले स्मॉल एम मास की v नॉट वेलोसिटी से जा रहा होगा, ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ये भी मूव करना शुरू किया, इसकी वेलोसिटी घटेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, दोनों की वेलोसिटी एक समय सेम होगी और दोनों उसी वेलोसिटी से जाना कंटिन्यू करेंगे। अब उसके बाद और स्लिपिंग नहीं होगी। तो अब एक बात देखो कि जब तक यहां से अगर हम लोग देखें कि जब इनके बीच में स्लिपिंग अगर रुक गई, जब इनके बीच में स्लिपिंग रुक गई, तो मान लेते हैं कि ये स्मॉल एम मास उस समय दोनों जो हैं वो किस वेलोसिटी से जा रहे हैं? v वेलोसिटी से। ये कब होगा? when slipping will stop, when slipping will stop, जब स्लिपिंग बंद हो जाएगी तो उस केस में दोनों की वेलोसिटी v के बराबर। ठीक है, रिलेटिवली ये कितना डिस्टेंस मूव किया, तो मान लेते ये इसके ऊपर x डिस्टेंस स्लिप किया भाई। ठीक है, तो अब एक बात देखो, हमारे पास एक तो वेरिएबल कौन सा है, ये स्मॉल x, और दूसरा कौन सा? वेलोसिटी v। तो क्या एक बात बताओ कि अगर मैं इन दोनों को सिस्टम ले लूं, ये कैपिटल एम और स्मॉल एम मास को अगर मैं सिस्टम ले लूं, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि x डायरेक्शन में ये नेट फोर्स जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो? अरे हाँ है ना? F एक्सटर्नल इन x डायरेक्शन क्या जीरो होगा? अरे हाँ है ना? x डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन? समझ आया सभी को?
पूरी एक एक हर एक पॉइंट समझना अपने को। तो एक बात सोचो, इनिशियल मोमेंटम कितना, इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी v नॉट, तो कितना आ जाएगा m इंटू वी नॉट इक्वल्स टू, ये दोनों किससे मूव कर रहे हैं, v वेलोसिटी से। तो जब v वेलोसिटी से मूव करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v के बराबर, यानी यहां से जो वेलोसिटी v आएगी वो किसके बराबर, तो स्मॉल m v नॉट अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m के बराबर। क्या वेलोसिटी हमें मिल गई। जब स्लिपिंग बंद हो जाएगा, रिलेटिव स्लिपिंग, तो उस केस में दोनों की वेलोसिटी क्या मिल गया अपने को, हाँ है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे वर्क कौन सा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, कौन सा फोर्स वर्क करेगा, कौन कौन सा फोर्स वर्क करेगा ये बताओ। यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स वर्क करेगा, फ्रिक्शन, बिल्कुल सही है। mg कैसे करेगा यार, mg तो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, ये डिस्प्लेस इधर की तरफ हो रहा है, mg का वर्क डन थोड़ी होगा, फ्रिक्शन का। तो हम लोग अगर वर्क एनर्जी थ्योरम देखें, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही होगा। और फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन कितना होगा भाई, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन किसके बराबर, ये बताओ, फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन आएगा वो किसके बराबर, फ्रिक्शन का वर्क डन कितना भाई, माइनस ऑफ म्यू इंटू एम जी इंटू एक्स के बराबर। इस वाले ब्लॉक पे लिख रहा हूं मैं, फिर एक्स की वी तो की वैल्यू भी निकालनी है ना, हाँ एक्स की वैल्यू वो उसलिए तो ये लगा रहा है, अगर वी निकालना होता तो हमारा सवाल यही खत्म हो जाता। इस वाले पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना, तो माइनस ऑफ म्यू इंटू एम जी इंटू एक्स, फ्रिक्शन इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, माइनस ऑफ म्यू एम जी इंटू एक्स के बराबर, अरे यही आएगा ना, इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, तो 1/2 इंटू किसके बराबर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ भाई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या 1/2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर, अरे हाँ यार ना, अरे फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो थोड़ी हो जाएगी यार, अरे वी वेलोसिटी से मूव कर तो रहे। एक बार बताओ फिर से, अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है भाई, रिलेटिव जीरो, हम किसके फ्रेम में कर रहे हैं, ग्राउंड के फ्रेम में, तो थोड़ी आएगा। अरे समझ आया, हाँ या ना ये बताओ, माइनस किसके बराबर, तो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 m इंटू वी नॉट स्क्वायर, जरा इसको सॉल्व करें तो 1/2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m का स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर, यहां से एक पार्ट कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, तब तो देखो सवाल सही है, देखो x जो है वो हम इसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट लिए, तो इसके रेस्पेक्ट में हम इस पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, जब आप कार्ट के ऊपर ही बैठ के देखोगे तो क्या कार्ट का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, ये बताओ, नहीं, तो फिर चलो क्लियर हुआ। यहां से देखो स्मॉल m से ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, तो माइनस ऑफ म्यू इंटू जी इंटू एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर, तो चलो यार यहां से आएगा 1/2 स्मॉल m वी नॉट स्क्वायर बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस 1/2 इंटू वी नॉट स्क्वायर, एक्स की वैल्यू किसके बराबर, तो पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं, म्यू जी इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या कॉमन ले सकते हैं, वी नॉट स्क्वायर बाई टू, वी नॉट स्क्वायर बाई टू कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस 1, क्या यहां तक क्लियर हुई चीजें सभी को,
क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को? हाँ कि ना? बस कुछ नहीं, अब इसके बाद कैलकुलेशन है। तो माइनस ऑफ म्यू जी इंटू एक्स इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर बाई टू इंटू, ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? तो माइनस ऑफ कैपिटल एम बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, यही आएगा। अरे हाँ कि ना? यही आएगा भाई। माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हुआ, यहां से एक्स की वैल्यू किसके बराबर? तो कैपिटल एम वी नॉट स्क्वायर बाई टू इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू म्यू इंटू जी, यही हमारा आंसर होगा। समझ आया सभी को ग्राउंड फ्रेम में? फटाफट बोलो क्या क्लियर हुआ? क्या ये चीज क्लियर हुआ? अब एक बात देखो यार, ये हमारा कौन सा ग्राउंड फ्रेम। अब अगर मान लो मैं सेकंड मेथड देखता हूं, किसके फ्रेम में? सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात करूं। किसका? सेंटर ऑफ मास फ्रेम की अगर बात करें, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हम लोगों ने क्या लिखा था कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन। काइनेटिक एनर्जी लिखने का तरीका हम लोगों ने देख लिया। अरे यार क्या ही रब कर दिया मैंने, एक मिनट फिर से बना लेते हैं। ये हमारा, ये ले लो भाई, यहां से ये कैपिटल एम मास, ये भी वी से जा रहा है, ये स्मॉल एम, ये भी वी से जा रहा है, ठीक है। सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं किसका? विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। विथ रेस्पेक्ट टू किसके? सेंटर ऑफ मास फ्रेम के। बेटा अब नोट करोगे फिर कैसे टाइम उतना लग जाएगा, फिर काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा यार। चलो देख लो अभी पहले ये तो 1:45 तक। हाँ मतलब थोड़ा लेट ही आना क्योंकि, चलो देखो यार इधर, अब एक बार देखो कि अगर मैं यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखूं तो क्या है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू, हाँ बेटे देखो, देखो अब यहां से देखो मैं क्या लिखूंगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, कौन सा? फाइनल, माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इनिशियल। अब एक बात देखो यार, वर्क डन बाई फ्रिक्शन की तरह, तो माइनस ऑफ म्यू इंटू एम जी इंटू एक्स के बराबर, हाँ कि ना? वर्क डन बाई फ्रिक्शन की तरह माइनस ऑफ म्यू एम जी इंटू एक्स के बराबर इक्वल्स टू किसके बराबर? तो 1/2 इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव फाइनल का स्क्वायर माइनस वी रिलेटिव इनिशियल स्क्वायर। क्या बोलते हो, सही है? 1/2 इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव फाइनल स्क्वायर माइनस वी रिलेटिव इनिशियल स्क्वायर। अब एक बात बताओ कि 1/2 म्यू की वैल्यू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, वी रिलेटिव फाइनल की वैल्यू बताओ जरा, वी रिलेटिव फाइनल की वैल्यू, वी रिलेटिव फाइनल 0, दोनों वी से जा रहे हैं तो ये कितना भाई? 0 का स्क्वायर माइनस वी रिलेटिव इनिशियल, क्या वी नॉट? अरे हाँ है ना, वी रिलेटिव इनिशियल कितना? वी नॉट स्क्वायर। बस सवाल खत्म। यहां से हम x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? x इक्वल्स टू, तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हुआ, क्या बचेगा? तो m वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू म्यू इंटू जी के बराबर। क्या यही आंसर आया था हमारा? अरे हाँ कि ना? क्या यही आंसर आया था? चलो अब ये क्लियर हुआ, दोनों फ्रेम से हम सवाल कर सकते हैं, हाँ कि ना? चाहे तो अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में या फिर चाहो तो ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिखो। अब ये बेटा ध्यान से सुनना इस चीज को, जो मोशन है ना बिल्कुल वो हमें समझ लेना है। एक बार ग्राउंड फ्रेम में भी समझ लेंगे और एक बार सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी। बस यहाँ पे इसका मोशन समझना ज्यादा जरूरी है कि किस तरह का मोशन होगा। अब बिल्कुल ढंग से आप लोग समझना, एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मोशन कैसा होगा वो समझ आ गया तो सवाल फिर आसान हो जाता है, और अगर ये मोशन नहीं समझ आया तो फिर सवाल नहीं होगा बेटा। चलो यार मान लो हम लोग यहां देखते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम।
दोनों फ्रेम में मैं बता रहा हूं, एक बार सेंटर ऑफ ग्राउंड फ्रेम में पहले देख लेते हैं कि कैसे मोशन होगा, और उसके बाद एक बार सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देख लेते हैं। क्या है? स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम। चलो यार, अब एक बार देखो, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस सरफेस के ऊपर यहां एक स्मॉल m1 मास है, और ये स्प्रिंग हो गया, और ये m2 मास है। इसको हमने कितनी वेलोसिटी दे दी? v0 वेलोसिटी दे दी स्टार्टिंग में। अभी ये जो स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पे, जो भी इसका जो कंप्लीट मोशन होगा वो कैसे एलोंगेशन होगा, कैसे वेलोसिटी चेंज होगी, कैसे इंक्रीज होगा, एलोंगेशन डिक्रीज होगा, कैसे कंप्रेशन आएगा, वो सारी चीजें हम लोग समझते हैं। पहले किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और यहां से बोलते जाना जो भी मैं पूछता जाऊं, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। जब एक बात सोचो कि जब m2 मास को हमने वेलोसिटी दी है, तो m2 मास पे फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? क्या ये ज्यादा तेज चलेगा, ये रुका हुआ रहेगा? तो यहां से स्प्रिंग क्या होगा? एलोंगेट होना शुरू होगा, हाँ कि ना? ये बताओ भाई, पहले स्प्रिंग जो होगा एलोंगेट होना शुरू होगा। फटाफट यहाँ पे थोड़ा एक्टिव रहना आप लोग। स्प्रिंग क्या होगा? एलोंगेट होना शुरू होगा, ठीक है। जब अगर स्प्रिंग एलोंगेट हुआ, तो क्या इस वाले के ऊपर फोर्स इधर की तरफ, और इस वाले फोर्स इधर की तरफ, हाँ है ना? इस वाले पे फोर्स, हाँ, एक बार शाम को 4:30 के आसपास कॉल कर लेना, ठीक है ना सर? चलो, इसके ऊपर फोर्स पीछे, इसके ऊपर फोर्स आगे की तरफ। तो अब एक बात बताओ, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो मान लो v2, और इसकी वेलोसिटी v1। ये वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होगी और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज, हाँ कि ना? इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी चूंकि इस पे फोर्स पीछे, और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और इसकी वेलोसिटी चूंकि सॉरी इसके ऊपर फोर्स आगे की तरफ, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जरा ये बात बताओ, v1 बड़ा v2 बड़ा? कौन बड़ा? v1 बड़ा या v2 बड़ा? बिल्कुल पूरा मैं बोल रहा हूँ मोशन कैसे होगा, एक बार ग्राउंड फ्रेम में विजुअलाइज कर लेंगे, एक बार सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, दोनों फ्रेम में मोशन क्लियर होना चाहिए। कौन बड़ा? यार कुछ लोग v1 लिख रहे हो, कुछ लोग v2 लिख रहे हो, भाई क्या ही कर रहे हो यार? कौन सा बड़ा होगा, v1 या v2? यार एक बात सोचो, अभी तो ये डिक्रीज होना शुरू हुआ है और ये इंक्रीज होना शुरू हुआ है, तो ये वेलोसिटी अभी ज्यादा होगी, हाँ या ना? v2 ग्रेटर देन v1, v2 ग्रेटर देन v1। क्लियर सभी को? ये बताओ, v2 जो होगा वो ग्रेटर देन v1 होगा भाई, हाँ या ना? v2 ग्रेटर देन v1, क्लियर? चलो, अब इसके बाद देखो, और यहाँ पे क्या होगा? एलोंगेशन हो रहा होगा, हाँ या ना? यहाँ पे क्या हो रहा होगा? एलोंगेशन हो रहा होगा, जो स्प्रिंग होगा वो एलोंगेट हो रही होगी। स्प्रिंग क्या हो रहा होगा? एलोंगेट हो रहा होगा। स्प्रिंग धीरे धीरे इसकी लेंथ बढ़ती जा रही होगी, क्योंकि ये ज्यादा तेज चल रही है, धीरे धीरे चल रहा है। ये अगर 10 चले, ये 4 चले, तो स्प्रिंग तो एलोंगेट ही होगी, हाँ कि ना? अगर ये 10 मीटर एक सेकेंड में चल रहा है और ये 4 चल रहा है, तो ये एलोंगेट होगा, और ये सॉरी ये स्प्रिंग क्या होगी? एलोंगेट। धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी घटते घटते और इसकी बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, अरे हाँ है ना? एक समय आएगा जब इसकी वेलोसिटी घटते घटते और इसकी बढ़ते बढ़ते दोनों की वेलोसिटी सेम। जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, वो हमारा मैक्सिमम एलोंगेशन होता है। ध्यान से सुनना, क्यों? ये मान लो इसकी भी वेलोसिटी अब इधर की तरफ v हो गई, इसकी वेलोसिटी भी इधर की तरफ v, और ये जो हमारा एलोंगेशन है वो मैक्सिमम एलोंगेशन है। अब एक बात ध्यान रखना, ये चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे समझ में तो आ ही जाएगा, याद भी रखना है कि जब अगर मैक्सिमम एलोंगेशन अकर होगा उस समय दोनों की वेलोसिटी सेम। क्यों? क्योंकि एक बात देखो, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, एक समय आएगा जब तक ये बराबर नहीं होंगे तब तक ये ज्यादा तेज चलेगा और ये धीरे धीरे चलेगा, तो स्प्रिंग जो होगी एलोंगेट होती जाएगी। जैसे ही दोनों की बराबर हुई, तो उस केस में अभी एलोंगेशन है, तो लेफ्ट साइड वाले पे फोर्स इधर की तरफ और राइट साइड वाले पे फोर्स इधर की तरफ। अब एक बात बताओ, इसके बाद क्या होगा?
किसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, किसकी वेलोसिटी और डिक्रीज होगी, m1 की या m2 की, किसकी वेलोसिटी इसके बाद डिक्रीज होगी, m2 की वेलोसिटी अभी और डिक्रीज होगी, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में। भाई समझ आ रहा है सभी को? तो अब क्या होगा, जो वेलोसिटी होगा इसका डिक्रीज होगा और अभी और डिक्रीज होगा। अब जब डिक्रीज हुआ तो जरा एक बार सोचो कि इस स्टेप के बाद जब ये डिक्रीज होनी हो शुरू हो गई और वेलोसिटी और इसकी इंक्रीज, मतलब ये ज्यादा तेज चल रहा है, ये धीरे धीरे चल रहा है, तो स्प्रिंग एलोंगेट होगा या एलोंगेशन कम होगा, स्प्रिंग एलोंगेट होगा या एलोंगेशन कम होगा, कम होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि ये हमारा मैक्सिमम एलोंगेशन है जब दोनों की वेलोसिटी सेम। तो अब इसके बाद क्या होगा भाई कि ये स्प्रिंग, ये जो m1 मास है उसकी वेलोसिटी v1 डैश और ये जो है ये अपने पास m2 मास जो है इसकी वेलोसिटी v2 डैश होगी। और अब कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, v1 डैश इज ग्रेटर देन v2 डैश। क्या बोलते हो, सही है? क्योंकि अभी और अभी ये स्प्रिंग कैसा है, अभी ये स्प्रिंग जो है एलोंगेटेड है। क्या बोलते, ये क्लियर हुआ? अभी ये स्प्रिंग कैसा है, एलोंगेटेड है। हाँ ये अलग बात है कि एलोंगेशन अब डिक्रीज होना शुरू हो गया है, लेकिन स्प्रिंग कैसा है, अभी एलोंगेटेड ही है। तो स्प्रिंग अगर एलोंगेटेड है तो इसके ऊपर अभी भी फोर्स इधर लगेगा और इसके ऊपर अभी भी फोर्स इधर की तरफ लगेगा। यानी एक समय आएगा जब इसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी और इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और ये स्प्रिंग कौन से पोजीशन में जाएगा, नेचुरल लेंथ वाले पोजीशन में। क्या बोला मैंने, एक बार ध्यान से देखो, इसके बाद एलोंगेशन डिक्रीज होना शुरू हुआ तो एक समय आएगा जब दो स्प्रिंग जो होगा नेचुरल लेंथ पे होगा। अरे हाँ कि ना, एक समय आएगा जब स्प्रिंग जो होगा वो नेचुरल लेंथ पे होगा और उस समय इसकी वेलोसिटी मान लो v1 डैश और इसकी वेलोसिटी v2 डबल डैश। ठीक है, कौन बड़ा, v1 डबल डैश इज ग्रेटर देन v2 डबल डैश। और ये स्प्रिंग किस वाले पोजीशन में, नेचुरल लेंथ वाले पोजीशन में। किस पे, नेचुरल लेंथ पोजीशन में। इस समय ये वेलोसिटी इसकी मिनिमम और ये वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम, क्योंकि अभी तक इसकी वेलोसिटी, इस पे फोर्स लगातार इधर की तरफ लग रहा था और इसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही थी। अब क्या दोनों पे फोर्स जीरो, हाँ है ना? अब क्या दोनों पे फोर्स जीरो, दोनों पे फोर्स जीरो, ये ज्यादा है ये कम है, तो अब क्या शुरू होगा, ये ज्यादा तेज चलेगा ये धीरे धीरे चलेगा, तो क्या कंप्रेशन शुरू होगा क्या, ये बताओ? अगर ये ज्यादा तेज चल रहा है ये धीरे धीरे चल रहा है तो अब क्या होगा, कंप्रेशन शुरू होगा। कंप्रेशन जब शुरू हो गया तो उस केस में ये वेलोसिटी, ये क्या होगा, ये स्मॉल m1 और ये स्प्रिंग जो आएगा ये कुछ इस तरीके का, ये m2 मास। अब इसकी वेलोसिटी मान लो v1 ट्रिपल डैश लेता हूं और इसकी वेलोसिटी v2 ट्रिपल डैश। अब इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा और इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा और ये स्प्रिंग जो होगा कंप्रेस्ड स्प्रिंग होगा, हाँ है ना? ये कैसी स्प्रिंग होगी, कंप्रेस्ड स्प्रिंग होगी। सही बात, क्योंकि इसके बाद कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अरे हाँ या ना? और ज्यादा कौन सा होगा, क्योंकि ये अब कम होना शुरू हुआ है ये ज्यादा होना शुरू हुआ है, तो अभी भी v1 ट्रिपल डैश इज ग्रेटर देन v2 ट्रिपल डैश, हाँ कि ना? अभी भी इसके बाद क्या होगा, ये अभी ज्यादा है ये कम है, ये ज्यादा तेज चलेगा ये धीरे धीरे, कंप्रेशन शुरू हुआ, कंप्रेशन शुरू हुआ तो अब क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू होगी, इसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी भी ये ज्यादा होगा और ये कम। एक समय आएगा जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन के स्टेट में होंगे, हाँ या ना? ये m1 और ये m2। अब एक समय आएगा ये मैक्सिमम कंप्रेशन होगा और फिर मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में दोनों की वेलोसिटी सेम, यानी ये भी v से जा रहा होगा और ये भी v से जा रहा होगा, हाँ कि ना? मैक्सिमम कंप्रेशन, यार कंप्रेशन बढ़ता जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कम होगी इसकी वेलोसिटी ज्यादा, एक समय आएगा फिर से दोनों की वेलोसिटी बराबर, और जब दोनों की वेलोसिटी बराबर तो कंप्रेशन कौन सा होगा, मैक्सिमम। यानी एक बात सोचो, मैक्सिमम एलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम होती है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये चीज, पहले ये बताओ।
हाँ या ना? क्या ये क्लियर हुआ? चलो अब एक बात देखो, अब किसकी वेलोसिटी बढ़ेगी? m2 की, हाँ कि ना? क्योंकि m2 पे फोर्स इधर, m1 पे फोर्स इधर की तरफ, और कंप्रेशन घटते घटते एक फिर से ये नेचुरल लेंथ वाले स्टेट में आ जाएंगे। किसमें? नेचुरल लेंथ वाले स्टेट में। और इसकी वेलोसिटी फिर से कितनी? v नॉट, और इसकी वेलोसिटी 0 के बराबर, जैसा कि इनिशियल स्टेट में था। ये हमारा कौन सा होगा? नेचुरल लेंथ का स्टेट। और एक बात सोचो, क्या फिर से इसके बाद ये पूरा का पूरा प्रोसेस रिपीट होगा क्या? हाँ या ना? क्या फिर से उसके बाद यही स्टेट आ गया तो फिर से ये पूरा प्रोसेस रिपीट होगा? हम एनर्जी का कोई लॉस नहीं मान रहे, हम एनर्जी का कोई लॉस नहीं मान रहे। क्या समझ आया सभी को? पहले ये बताओ, ग्राउंड फ्रेम में समझ आया कि कैसे मोशन होगा? हाँ कि ना? ग्राउंड फ्रेम में समझ आया सभी को कि कैसे मोशन होगा? फटाफट बोलो जल्दी से। ग्राउंड फ्रेम में समझ आया सभी को कि कैसे मोशन होगा? चलो यार, अब एक बात देखो, एक बार रिकैप। अच्छा देखो, मैंने क्या किया, इसकी वेलोसिटी कितनी? v नॉट, ये 0 है रेस्ट पे। ये मैंने बोला कि ये ज्यादा तेज चल रहा है, ये अभी तो रेस्ट पे था, तो ये एलोंगेशन इंक्रीज होगा। एलोंगेशन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इंक्रीज हो रहा है। एलोंगेशन इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से फोर्स इस पे लगेगा और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज, क्योंकि फोर्स इधर उधर लग रहा है। लेकिन अभी डिक्रीज होना शुरू हुआ है, लेकिन ये इससे ज्यादा होगा, ये इससे ज्यादा होगा तो अभी और एलोंगेशन होगा, और जब मैक्सिमम एलोंगेशन होगा तो दोनों की वेलोसिटी सेम। उसके बाद ये दोनों की वेलोसिटी सेम, इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, तो अभी भी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी। तो अब एलोंगेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। एलोंगेशन डिक्रीज होगा, उसके बाद एक समय आएगा जब नेचुरल लेंथ पे आए स्प्रिंग। नेचुरल लेंथ पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी अभी भी इंक्रीज हो रही है और इसकी वेलोसिटी अभी भी डिक्रीज। ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम। फिर अब ये ज्यादा तेज चल रहा है, ये धीरे धीरे, तो अब कंप्रेशन शुरू होगा। कंप्रेशन शुरू हुआ तो इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, तो वेलोसिटी डिक्रीज, उसकी इंक्रीज, फिर मैक्सिमम कंप्रेशन, फिर नेचुरल लेंथ। क्लियर? क्या ये मोशन समझ आ गया सभी को कि जो टू स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम है उसका मोशन कैसा होगा? क्या समझ आया? पहले फटाफट बोलो हाँ या ना। अब एक बात देखो, एक्चुअल में ये दिखाई कैसा देगा जरा पता है? जैसे ये मान लो 2 ब्लॉक और मैं जैसे स्प्रिंग हूं, ये 2 ब्लॉक, तो ये ऐसे ऐसे मूव करेंगे, ये ऐसे ऐसे मूव करते जाएंगे। समझ आया? ये आगे भी बढ़ेगा और ऐसे ऐसे मूव भी करता रहेगा। हाँ या ना? क्लियर? ये ऐसे ऐसे मूव आगे पीछे होता रहेगा और ये कुछ इस तरीके से आगे भी बढ़ता रहेगा। देखना आप स्प्रिंग से 2 ब्लॉक को अटैच करके और थोड़ा एक को कुछ वेलोसिटी दे करना, ये कुछ इस तरीके से आगे भी बढ़ेगा और ये मोशन आगे पीछे भी होगा। क्या ये समझ आया? सबसे पहले ये बताओ, समझ आ गया सभी को? हाँ कि ना? अब एक बात बताओ कि क्या मैं इस केस में बोल सकता हूं कि एफ एक्सटर्नल 0? अरे हाँ कि ना? एफ एक्सटर्नल 0, एक्स डायरेक्शन में अगर हम लोग लिखे कि एक्स डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल 0, यानी क्या मैं हर एक केस में, तो क्या मैं एक्सटर्नल पी इनिशियल एक्स इक्वल टू पी फाइनल एक्स लिख सकता हूं एट ऑल टाइम? अरे हाँ कि ना? हर एक जगह पे आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, चाहे आप इन दोनों को उठा लो, इन दोनों को उठा लो, किसी भी 2 पेयर को उठा लो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। समझ आई बात? किसी भी 2 पेयर को उठा लो, हमेशा मोमेंटम आप कंजर्व कर सकते हो। चाहो तो यहां और यहां कर लो, यहां वहां कर लो, कहीं भी कर सकते हो। ठीक है भाई? इसीलिए मैंने फाइनल स्टेट में ये चीज दे दी है कि वी नॉट और वो 0, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम इन जनरल लिख दिया मैंने। ठीक है? और एक बात देखो, क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर? तो m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू वी नॉट अपॉन किसके? m1 प्लस m2 के बराबर। तो अब एक बात देखो कि सेंटर ऑफ मास जो होगा सिस्टम का, क्या वो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहेगा? हाँ या ना? यार f एक्सटर्नल 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये है, तो फाइनल भी यही होगा, यानी सेंटर ऑफ मास कॉन्टिन्यूअसली मूव करता रहेगा इसी वेलोसिटी से। इसीलिए मैंने बोला कि ये आगे पीछे भी होंगे और इस डायरेक्शन में मूव भी करेगा। क्यों? क्योंकि पूरा सेंटर ऑफ मास ही अगर मूव कर रहा है तो पूरा सिस्टम ही मूव कर रहा होगा। बात समझ आई? क्लियर? ये ग्राउंड फ्रेम में क्या सभी को समझ आ गया? अब इसके बाद देखते हैं हम लोग किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में।
बिल्कुल जैसे मैंने डायग्राम बनाया वैसे ही डायग्राम आप कॉपी पे लिखना और इससे रिलेटेड जितनी बातें लगे आपको लिखने की इच्छा हो अगर तो लिख लेना, ठीक है। बाकी मैंने सारी चीजें समझा रखी है आपको। अब हमें देखना है किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। ये थोड़ा इससे और आसान हो जाता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखते हैं। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर देखना हो तो चलो आपको एक और चीज ध्यान क्या रखना है कि मैक्सिमम एलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों के टाइम वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की पार्टिकल की वेलोसिटी सेम, हाँ कि ना। मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम दोनों की वेलोसिटी सेम। चलो यहां से अगर देखें ये एक स्मॉल m1 मास है, ये स्प्रिंग हो गया, और मैंने ये दूसरा m2 मास जो था इसको मैंने क्या दे दिया था इधर की तरफ, v नॉट वेलोसिटी। सेकेंड केस हम लोग देख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, विथ रेस्पेक्ट टू किसके, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। हमें बस ये पार्ट खत्म कर देता हूँ, ये जल्दी खत्म हो जाएगा उसके बाद छोड़ दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने देखा क्लास आप लोग की। चलो यार सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर देखें तो मैं अगर कैलकुलेट करूं कि यार वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना, m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू वी नॉट अपॉन किस कितना, m1 प्लस m2 के बराबर, यानी फाइनली ये किसके बराबर आएगा, m2 वी नॉट अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर। यही हमारा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही क्या होगा हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब एक बात देखो, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा, अरे हाँ कि ना, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं इस जगह बीच में कहीं ना कहीं होगा। ये स्मॉल m1 मास, ये स्प्रिंग, और ये अपने पास कितना m2 मास। यहां पे सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, ये हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है भाई। अब एक बात देखो, सेंटर ऑफ मास के ऊपर आप बैठ जाओगे तो क्या सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आ गया, हाँ है ना। क्या सेंटर ऑफ मास के ऊपर अगर बैठ जाओगे तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट, तो उसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी किसके बराबर, तो मुझे ऐसा लगता है कि उल्टा करके ऐड कर देना चाहिए। जिसके रेस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है उसकी वेलोसिटी इनवर्स करके ऐड कर देते हैं, हाँ कि ना। तो ये कितनी वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा, तो m2 v नॉट, ये v1 की वैल्यू v1 cm की वैल्यू कितना, तो m2 इंटू वी नॉट अपॉन कितना m1 प्लस m2, और v2 cm की वैल्यू किसके बराबर, तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, तो इसमें ऐड कर दो, तो v नॉट प्लस m2 v नॉट बाई m1 प्लस m2 के बराबर, हाँ कि ना, v नॉट प्लस m2 v नॉट बाई m1 प्लस m2, अरे यही दिखेगा ना। एक मिनट बेटा, इनवर्स करके ऐड करना है ना अपने को, हाँ इनवर्स करके, ये इधर की तरफ जा रहा है ना, तो ये कितना v नॉट, और ये इधर की तरफ vcm हम लोग इनवर्स करेंगे तो कितना v नॉट माइनस m2 v नॉट बाई m1 प्लस m2, तो फाइनली ये किसके बराबर आएगा, तो m2 v नॉट कैंसिल आउट हो गया, m1 v नॉट बाई m1 प्लस m2 के बराबर, क्लियर। अब एक बात सोचो, समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, देखो एक बार मैं बोल रहा हूं, ये समझ आया आपको, महिमा ये क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब एक बात सोचो कि अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखता हूं तो क्या लिखूंगा कि बी की वेलोसिटी ए में इनवर्स करके ऐड कर दो, हाँ कि ना। अगर ए के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में लिखनी है क्या करते हैं, बी की वेलोसिटी ए में उल्टी करके ऐड कर देते हैं, हाँ कि ना। नहीं पता ये, अरे बाप रे, यहां से देखो वी ए बी इक्वल टू क्या लिखते हो आप, वी ए माइनस ऑफ वी बी, रिलेटिव में पढ़ाया गया होगा आप लोग को, वी ए माइनस वी बी, यानी बेसिकली आप क्या करोगे तो वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी के बराबर, वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी, मतलब हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बी को उल्टा करके ऐड कर दे रहे हैं, बी को उल्टा करके ऐड कर देते हैं, क्लियर। चलो अब एक बात सोचो यहाँ पे कि सेंटर ऑफ मास इस vcm वेलोसिटी से जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट में अगर इसकी वेलोसिटी चाहिए तो ये इधर जा रहा है तो उल्टा करके ऐड कर दो, यही आएगा, ये इधर जा रहा है तो ये उल्टा करके ऐड कर दो, v नॉट माइनस ये आ गया,
हाँ कि ना, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी दिख मिल गई अपने को। अब ये सेंटर ऑफ मास के आप ऊपर बैठे हुए हो, आपको दोनों पार्टिकल एक इधर जाता हुआ दिख रहा है और दूसरा इधर की तरफ, यही दिख रहा है अपने को, एक इधर जाता हुआ एक इधर जाता हुआ। अब क्या होगा कि ये एलोंगेशन स्टार्ट होगा, ये क्या होगा कि ये स्मॉल m2 मास और ये स्मॉल m1 मास जो स्प्रिंग होगा वो एलोंगेट होना शुरू होगा, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ, ये पूरा रेस्ट पे है, आप यहाँ पे बैठ करके देख रहे हो, तो आप यहीं पे खड़े हो, ये ब्लॉक आगे जाता हुआ दिखेगा, हाँ है ना। एलोंगेशन इंक्रीज होगा पहले, कब तक इंक्रीज होगा, जब तक कि दोनों की वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। अरे हाँ कि ना, आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ गए हो, आप दोनों ऐसे जा रहे हैं तो दोनों ऐसे जा रहे हैं, तो कब तक जाएंगे, जब तक दोनों की वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। अरे हाँ कि ना, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं मैं, दोनों की वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, फटाफट बोलो हाँ या ना। तो ये मैक्सिमम एलोंगेशन पे ये इसकी वेलोसिटी, ये m1 और ये अगर मैक्सिमम एलोंगेशन है तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो और इसकी वेलोसिटी भी जीरो, हाँ कि ना। ये हमारा कौन सा है, मैक्सिमम एलोंगेशन। ये कौन सा केस है, मैक्सिमम एलोंगेशन का केस है। मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो। फिर उसके बाद क्या होगा, तो ब्लॉक अंदर आना शुरू होगा, अंदर आएगा और कब तक आएगा, जब तक कि मैक्सिमम कंप्रेशन ना हो जाए। पहले ये एक बार देखो, ये नेचुरल लेंथ पे आएंगे, नेचुरल लेंथ पे आएंगे पहले, ये पहले किस पे आएगा, नेचुरल लेंथ पे, क्योंकि इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर की तरफ। तो अब एक बार देखो, ये स्प्रिंग किस पोजीशन में आएगा, नेचुरल लेंथ पे, ये इधर की तरफ आ रहा होगा, ये इधर की तरफ, हाँ कि ना। जीरो कैसे होगी, जरा एक बार सोचो। आप क्या कर रहे हो पता है, आप इसके ऊपर बैठे हुए हो, इस स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है, इस स्प्रिंग के ऊपर बैठे हुए हो, आपको ये इधर जाता हुआ दिख रहा है, ये इधर जाता हुआ, तो कब तक जाएंगे, जब तक कि वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। आप इसके ऊपर बैठ करके देखो, कब तक जाएंगे, जब तक कि वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। क्या समझ आया, अगर एक की वेलोसिटी है तो बढ़ता ही जाएगा। अरे हाँ है ना, अगर एक के पास भी वेलोसिटी है तो बढ़ता ही जाएगा। क्लियर हुआ, फटाफट बोलो यार कबीर जल्दी से, क्लियर हुआ कबीर, ये बताओ भाई। मैथमेटिकली अभी आएगा बेटा, टेंशन मत लो यार, मैथमेटिकली आप क्या निकालना चाहते हो बताओ, मैथमेटिकली कैसे क्या निकालना चाहते हो। ये तो हम लोग पहले मोशन इसका ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, VCM जीरो नहीं है बेटा, VCM जीरो नहीं है, हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बैठ के देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बैठ के देख रहे हैं, तो ये इधर की तरफ जाएगा, जाता जाएगा कब तक, जब तक कि वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, यही होगा। m1 की वेलोसिटी भी है, हाँ m1 की भी वेलोसिटी है, दोनों साथ में जीरो होंगे, अदरवाइज ये एलोंगेट, अगर एक बात सोचो, ये जीरो हो गया, ये जीरो होगा, तो ये अगर मान ये जीरो हो गया, ये जीरो नहीं हुआ, तब भी बढ़ता जाएगा, तब भी ये एलोंगेशन होगा। अरे हाँ कि ना, ये मान लो ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ जा रहा है, अगर ये जीरो हो गया, ये जीरो नहीं हुआ, तब भी एलोंगेशन बढ़ेगा। अरे हाँ है ना, चलो अब इसके बाद देखो, अब ये कौन से पोजीशन में आएंगे, नेचुरल लेंथ पे, किस पे, नेचुरल लेंथ पे आएंगे, और जब नेचुरल लेंथ पे आएंगे तो दोनों की वेलोसिटी, एक की इधर की तरफ v1, एक की इधर की तरफ v2। फिर ये अंदर कब तक जाएंगे, जब तक कि वेलोसिटी फिर से जीरो ना हो जाए, ये फिर से क्या होगा, ये कंप्रेशन होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन के समय फिर से वेलोसिटी जीरो, और फिर से उसके बाद ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम ये होगा, फिर से ये आगे पीछे इधर की तरफ जाएगा, फिर नेचुरल लेंथ, फिर आगे पीछे होता रहेगा। यानी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोशन कैसा होगा, तो आप बैठे हुए स्प्रिंग के ऊपर, तो ये आपको ऐसे जाता हुआ दिखेगा, ऐसे। क्लियर हुआ, इस तरह का मोशन होगा। आप एक काम करना है, जैसे स्प्रिंग के ऊपर बैठ जाओ तो आपको कैसा दिखेगा, ये इधर जाता हुआ, ये इधर जाता हुआ, ऐसे ऐसे मूव करते रहेंगे। क्लियर, उसमें हो यहाँ पे भी ऐसे ही रहा है, वहां पे भी ग्राउंड फ्रेम में भी ऐसा ही था, लेकिन ये आगे भी बढ़ रहा था, यहाँ पे ये आगे नहीं बढ़ेगा।
क्या क्लियर हो गया सभी को? फटाफट बोलो।